सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टेलिंग नंबर के दो काइंड्स। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेलिंग नंबर, और इसका मेजर यूज़ जो है वो पीएनसी में होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट काइंड को पढ़ने वाले हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये हमारे सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। ठीक है, कुछ हद तक ये हमारे सिलेबस के आसपास का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एज पर है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड में हमारे पास थोड़ा सा बेसिक्स हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो नोटेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि एन के और ये ब्रैकेट्स, ये एक नोटेशन होती है अनसाइंड स्टेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड की। ठीक है, अनसाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ का मतलब क्या है? एन के क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं सबसे आसान इसकी डेफिनेशन दूँ तुम्हें, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग एन पीपल अराउंड के आइडेंटिकल नॉन एम्प्टी सर्कुलर टेबल्स। ठीक है, और ये बात ना सुनी सुनी लग रही होगी आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, ये कोई नई बात नहीं है, आपने ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी की हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो, आपने सर्कुलर परम्यूटेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कैसे पढ़ी आपने? आपने ऐसे पढ़ा है कि भाई एक टेबल है, ठीक है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, उनकी परम्यूटेशन कर दो, है ना? ऐसे ही पढ़ा आपने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो टेबल है ना, वो वन नहीं है। देखो, आपने एक ही टेबल के लिए पढ़ा ना सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, कि एन लोग हैं तो एक ही टेबल है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन कितनी आती थी? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो यही चीज़ ना हमने अब के टेबल्स के लिए इन जनरल कर दी कि के आइडेंटिकल टेबल्स के लिए एन लोगों को बैठाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है? नॉन एम्प्टी। ठीक है, मतलब कोई भी टेबल खाली नहीं होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से देखें तो क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिस सेट। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ के डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली समझने में थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा, जो पहली डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ जाते हो इस नोटेशन को, तो बहुत आसानी से हम समझ चुके हैं कि स्टेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड कैसा होता है। ऐसा होता है। ठीक है, और ये क्या बताता है कि अगर एन लोग हैं, उनको मुझे के आइडेंटिकल नॉन एम्प्टी सर्कुलर टेबल्स में परम्यूट करना है या बैठाना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास नोट करने वाली बातें हैं कुछ, कि भाई एन और के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात, साइंड का क्या होगा? ठीक है, हमने अनसाइंड पढ़ लिया ना, मतलब साइन की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब साइंड में क्या होगा? साइंड स्टेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें हमारे पास इसकी नोटेशन ऐसी होती है। और अगर मैं अनसाइंड और साइंड के बीच का रिलेशन बताऊं तो वो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपके सामने। तो साइंड में क्या है? आपने -1 की पावर n-k, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस अनसाइंड के साथ, और वो साइंड बन गया। ठीक है, उसमें साइन आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज़ पहले क्या थी? सिर्फ पॉजिटिव थी। अब इसमें आपने साइन इन्वॉल्व कर दिया, तो ये साइंड बन गया। ठीक है, कुछ हम इसकी ना वैल्यूज़ डाल डाल के देख लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या हुआ कि n0 ब्रैकेट। अच्छा, इस चीज़ को समझो, n टेबल्स हैं। ठीक है, n टेबल्स हैं। 0 हमारे पास क्या है? 0 हमारे पास टेबल्स हैं, मतलब n लोग हैं हमारे पास।
n पीपल हैं और हमारे पास 0 क्या है टेबल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई मैं उन n लोगों को 0 टेबल्स पे कैसे कितने नंबर ऑफ वेज में बैठा सकता हूँ। 0 भाई, मैं तो बैठा ही नहीं सकता, मेरे पास तो टेबल ही नहीं है। क्लियर है। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखो, n k फॉर k ग्रेटर देन n। अब देखो इसमें बात क्या है कि अगर मेरे पास जो टेबल्स हैं, ठीक है, मान लो ये मेरी टेबल की एक लिस्ट है, ठीक है, मेरे इतने सारे टेबल्स हैं और ये टेबल्स और मेरे जो क्या कहते हैं लोग हैं वो मान लो ऐसे 2 हैं, ठीक है। तो 2 लोगों को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, 2 टेबल फिल हो गए, बहुत सारे टेबल क्या रह गए, एम्प्टी रह गए, ठीक है। और ये चीज़ क्या डिनोट करती है, नॉन एम्प्टी। याद है ना, मैंने यहाँ डेफिनेशन में आपको हाईलाइट कराया था नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सर्कुलर टेबल्स पे बैठाना है, तो खाली नहीं होने चाहिए, यहाँ पर तो खाली बचेंगी क्योंकि के क्या है, ग्रेटर देन एन है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अच्छा, एन और एन यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई एन लोग हैं और एन क्या है, एन ही हमारे पास टेबल्स हैं, ठीक है। एन हमारे पास लोग हैं, एन ही हमारे पास टेबल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, हर एक इंसान को एक एक टेबल पे बैठा दो, नॉन एम्प्टी आइडेंटिकल टेबल्स पे। सर्कुलर परम्यूटेशन तो होएगी नहीं, मतलब एक ही बंदा बैठा है, तो बस वेज तो एक ही है, एक ही वे है, एक ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान था, मतलब टेबल पे बैठने वाली आपको बस ये थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, आंसर आता रहेगा। अगला देखो भाई, n और 1, यहाँ पर अब बात बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास टेबल्स वाला है, ठीक है, मान लो मेरे पास टेबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल की पूरी रोज़ है, यहाँ पर मेरे को क्या बोला है, नहीं सॉरी, ये लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे ये n पीपल हैं, ठीक है, और मुझे एक ही टेबल मिला है, तो भाई ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये मेरी सर्कुलर परम्यूटेशन वाली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं हो गई। सर्कुलर परम्यूटेशन वाली जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ऊपर, ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा आंसर, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो हमने करा हुआ है जेई के वक्त। क्लियर है। अच्छा, तो अब देखो अगला, ये तो बहुत आसान था, n-1 फैक्टोरियल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे सवाल आपने करे हुए हैं। अगला अपने पास क्या है, n-1, ठीक है। इसको भी हम समझते हैं बहुत आराम से कि भाई n और n-1 को कैसे देखेंगे। इसको तुम थोड़ा सा ना अच्छे से समझने की कोशिश करो कि भाई अगर मेरे पास n लोग हैं, n पीपल है, ठीक है, और मेरे पास n-1 टेबल्स है, तो भाई एटलीस्ट एक बंदा तो जाएगा हर एक टेबल पे, क्योंकि मुझे नॉन एम्प्टी चाहिए। तो हर एक मैंने भेज दिया, ठीक है, n-1 भेज दिया टेबल पे, तो हर एक टेबल पे एक एक बंदा बैठ गया, ठीक है, हर एक टेबल पे एक एक बंदा बैठ गया। अब एक बंदा एक्स्ट्रा रह गया है ना, वो जो लास्ट बंदा होगा उसको मैं कहाँ भेजूँ, ठीक है, मैं उसको कहीं पे भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास सिंपल सी बात आती है कि भाई मतलब क्या होने वाला है, एक टेबल पे 2 बंदे बैठे होंगे, है ना, और बाकी सब पे 1 बैठे होंगे, ठीक है, यही एक केस बनना है बस। तो इसी केस से आपके पास क्या आ जाता है कि n लोगों में से वो 2 लोग चूज़ कर लो, NC2 कर लो, जिनको साथ में बैठाना है, बस हो गया आपका आंसर। वैसे ही अगला देखो, अगला अपने पास क्या आ गया, n-2, ठीक है। इसमें आपको ना 2 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अब एक्स्ट्रा लोग कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसमें केसेस क्या बनेंगे, इसमें केसेस देखते हैं हम, इसमें केसेस देखते हैं। देखो एक तो केस होगा इसमें कि भाई क्या कहते हैं, अपने पास 2 लोग एक्स्ट्रा है ना, तो एक तो होगा कि एक पे 3 बैठे हैं और 3 1 1 1 1। क्लियर है। दूसरा केस क्या होगा कि 2 टेबल्स पे 2 लोग बैठे हैं और बाकी सब पे 1 1। क्लियर है, ठीक है। अब यही 2 केसेस हैं यहाँ पर ये पहला केस हो गया
ठीक है, और ये दूसरा केस हो गया, क्लियर है, और दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर तुम पहला केस देख सकते हो कि भाई n में से 3 लोग चूज़ कर लिए जो एक टेबल पे बैठे हैं, उनके लिए n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन देखनी है ना। वैसे ही दूसरे केस के लिए तुम देखोगे n में से 4 लोग चूज़ कर लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 3 है ना वो कहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है कि भाई सॉरी 4c2 आप करो, ठीक है, मतलब 4 में से 2 चूज़ कर लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर डबल काउंटिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले ने दूसरे को बुलाया या दूसरे ने पहले को बुला दिया, तो ऐसे ही डबल काउंट हो रहा है इसमें। और यहाँ पर जो सर्कुलर परम्यूटेशन है 2 के लिए है ना, हर एक 2 टेबल है ना, 2 वाले के लिए, ये एक टेबल है और ये एक टेबल है जिसमें 2 बंदे हैं, तो इसकी भी सर्कुलर परम्यूटेशन होगी, पर उसका मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा, है ना, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल होता है। तो बहुत ही आसान है, उसमें तो आपको कोई चक्कर नहीं होएगा। और इसमें हाँ देखो, इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे ना तो आपके पास मिलेगा ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, और यही आपको याद करना है, क्लियर है। याद इसलिए करना है क्योंकि यार हर बार आप नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को इतना सब कुछ, ठीक है, आप डायरेक्टली इधर से कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1-2 ही हैं याद करने वाले। वैसे ही आप लास्ट वाला भी सोच सकते हो, जो ये n-3 वाला है, इसमें भी काफ़ी केसेस बनाने पड़ेंगे। इसमें 3 केस है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पहली डेफिनेशन थी उसी को इलैबोरेट कर रहे हैं कि हाँ भाई n लोग हैं, k आइडेंटिकल टेबल्स हैं, नॉन एम्प्टी रखना है, बस उनमें मैं सर्कुलर परम्यूटेशंस देख रहा हूँ, है ना। तो अभी तक बिल्कुल ही सिंपल चल रहा है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत क्या पड़ रही है, ठीक है, कि मुझे तो अभी भी क्या करना पड़ रहा है, बेसिक कॉम्बिनेशंस वगैरह को यूज़ करना पड़ रहा है ना। तो यहीं पर बात आ जाती है अपने पास एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अब समझो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि डेफिनेशन बाय एल्जेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाँ ये नोटेशन है, ये इसको डिफ़ाइन करता है, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम कैसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे वो अलजेब्रा में आ जाता है। देखो, एक तो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है फॉलिंग फैक्टोरियल का, ठीक है। फॉलिंग फैक्टोरियल कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हुआ है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो x के साथ मल्टीप्लाई में उसके फॉलिंग फैक्टोरियल है, ठीक है। फॉलिंग फैक्टोरियल मतलब x की वैल्यू कम करते करते फैक्टोरियल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो x, फिर x-1, फिर x-2, फिर x-3, ऐसे करते करते x माइनस, यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, x-n-1, ठीक है, क्लियर है। इसमें तुम्हारे पास आ जाता है ये चीज़, यही हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो नोटेशन है यहाँ पर देखो साइंड आ रखा है, ठीक है। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल की ये पॉलिनोमियल है ना, इसको खोलोगे पॉलिनोमियल बनेगा। इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होंगे उनको अगर मैं देख लूँ तो मैं साइंड स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड को निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ के निकाल के मैं आराम से ये चीज़ निकाल सकता हूँ। और इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा कि भाई एल्जेब्रिक ये चीज़ ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि देखो यार इसमें मेरे को केसेस बनाने पड़ रहे हैं, कितना सोचना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरे को ये चीज़ मिली तो मैं कितना फटाफट, अगर बस इसको एक्सपैंड ही करना है, समझ रहे हो, पूरा एक्सपैंड तो करेंगे नहीं, कौन सा कोफिशिएंट चाहिए उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हम सोचेंगे। इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा लगेगा सोचने में कि कौन कौन से कोफिशिएंट्स लें, लेकिन वो ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें तो प्रॉपर केसेस ही बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो एल्जेब्रिक वाला मेथड देखते हैं। ये रहा मेरे पास एग्जाम्पल।
तो देखो यहाँ पर 4 2, ठीक है। तो 4 2 की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल इसका कैसे बनेगा, ये 4 टर्म्स होंगी, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो तुमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स तो पढ़े होंगे, है ना। तो देखो एक एक्स का पावर तो यहाँ से आ गया, ठीक है, एक एक्स का पावर इन तीनों में से आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये एक क्यूबिक की फैक्टर वाली फॉर्म है। तो इसका क्यूबिक कैसा होगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ 2 एक्स माइनस सम ऑफ 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये थ्योरी वगैरह पढ़ी है ना आपने इतनी। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है एक्स की पावर 1, क्योंकि एक कोफिशिएंट तो बाहर ही है, एक्स तो पावर 1 एक तो बाहर है, एक्स की पावर 1 और ढूंढना है, और वो कहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर नोटिस करो कि भाई जैसे ही हमने ये S2 समझ लिया तो हम कितने आसानी से यहाँ पर आंसर लिख पाए, है ना। S2 ऐसा ही होएगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अपने पास आ गया 6 3 2 और आंसर आ गया अपने पास 11, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अपने पास ये जैसी आ गया, पर इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। देखो मैंने पूछा क्या है, मैंने अनसाइंड कोफिशिएंट पूछा है, अनसाइंड स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड पूछा है, साइंड नहीं पूछा। और ये फॉलोइंग फैक्टोरियल लिखा है मैंने, ठीक है। तो फॉलोइंग फैक्टोरियल में हमें क्या मिलता है, ये देखो, ये क्या मिलता है हमें, साइंड मिलता है, ठीक है। मतलब इसमें प्लस माइनस का हो सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस क्या रहेगी कि इधर मैं बाहर मॉडुलस लगा दूँ, ठीक है, यहाँ बाहर मॉडुलस लगा दूँ, यहाँ बाहर मॉडुलस लगा दूँ और कह दूँ आंसर 11 है। क्लियर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम साइन का ध्यान रखो इधर, और कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा देखो 5 और 3 का देखें तो यहाँ पर मुझे ये बनाना पड़ेगा और बस ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है ना। सो आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा इसको कैसे करना है, ठीक है। इसका भी आपको इन जनरल लिखना आता है, कैसे लिखोगे, एक्स की पावर 4 माइनस सम ऑफ 1 एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 3 एक्स प्लस सम ऑफ 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये आपको बहुत ही आसानी से आता है, इतना तो बेसिक्स है। फिर अपने पास आ गया कि भाई यहाँ पर साइन का देखना पड़ रहा है ना, मॉडुलस लगाना पड़ रहा है। इसी को बचाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, क्या है, राइजिंग फैक्टोरियल। देखो हम फॉलिंग फैक्टोरियल कर रहे थे, उसमें x माइनस 1 एक्स माइनस 2 तो माइनस साइंस आ रहे थे, है ना, उसी की वजह से साइन आ रहा है। लेकिन अगर हमें साइन को एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइजिंग फैक्टोरियल का हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है। देखो यहाँ पर वही चीज़ है, बस प्लस में हो रही है, ठीक है। x से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, x प्लस n माइनस 1। बस यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि सिर्फ मेरे पास अनसाइंड कोफिशिएंट ही आ गया, ठीक है, अनसाइंड स्ट्रेलिंग नंबर ही आ गया ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई तुम या तो ये यूज़ कर लो या वो यूज़ कर लो, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बस इसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, अपने पास अगली चीज़ आ जाती है रेकरेंस रिलेशन। देखो अगर इसका रेकरेंस रिलेशन तुम्हें पता होगा तो तुम काफ़ी आसानी से उसको सिंपलर टर्म्स में लिख पाओगे, है ना। तो ये एक रेकरेंस रिलेशन है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस रेकरेंस रिलेशन को तुम याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये रेकरेंस रिलेशन है और इसी को तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाओ, -1 की पावर ये क्या आएगा, n माइनस के, यहाँ पर आना था पर यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या हुआ कि n माइनस के क्या है, इवन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n माइनस के +1 है।
सॉरी -1, n माइनस के -1 है, तो यहाँ पे एक ऑड साइन आ जाएगा और यहाँ पर फिर से इवन वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पर साइन नहीं आएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा बीच में, और यहाँ पर भी साइन नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने पास ये निकल जाता है, बहुत आसान है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है जो अपने पास था ना, एस ऑफ एन कॉमा के इक्वल टू -1 की पावर n माइनस के और n के। बहुत ही सिंपल है ये तो। अच्छा, अगला देखो, अगला अपने पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि कैसे आपको पूरा समझ आया है कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि भाई ये चीज़ को यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो इस सवाल को देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट 3 नॉन एम्प्टी आइडेंटिकल सर्कुलर टेबल। समझे, 7 लोगों को 3 टेबल्स पे बैठाना है, नॉन एम्प्टी आइडेंटिकल सर्कुलर टेबल्स। ठीक है, तो इसको करने का आसान तरीका क्या है भाई, कि भाई 7 3 इसको हम क्या कर सकते हैं, रेकरेंस रिलेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, रेकरेंस रिलेशन से मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जैसी रेकरेंस रिलेशन से ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, तो आप देख सकते हो क्या बना, एक तो 6c3 बना। इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, याद करो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई n-3 के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, nc2 इंटू nc4। क्लियर है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, आराम से लिख दिया आंसर। और यहाँ पर याद करो कि मैंने क्या बताया था, अलजेब्रे वाले फॉर्म की यूज़ करो। यहाँ पर x6 है, तो x6 वाला आप पॉलिनोमियल लिखोगे। ठीक है, x6 वाला जो आप पॉलिनोमियल लिखोगे उसमें बाहर एक x होगा और पूरा एक x की पावर 5 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपको कौन सा ढूंढना है, जो x का कोफिशिएंट हो, क्योंकि यहाँ पर 2 है, एक बाहर है x और एक अंदर वाला x ढूंढ लो। ठीक है, अंदर वाले x के साथ क्या होगा, सम ऑफ 4 होगा। क्लियर है, तो सम ऑफ 4 यहाँ पर आ गया। और देखो यहाँ पर ना जो मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया ना, ये बस यही बात है कि भाई मैंने जो सारे सम थे ना उनको बाहर कॉमन निकाल के एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन दी है। इसको समझना काफ़ी मुश्किल नहीं है, बस इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करो, आप समझ जाओगे कि मैंने इसको रिवर्स में कैसे सोचा। तो इसको कैलकुलेट करके मेरा आंसर ये आ जाता है। और ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ़ वेज ऑफ तुम कह सकते हो अरेंजमेंट्स, जो कि 7 लोगों को 3 टेबल्स में कर सकता हूँ मैं, आइडेंटिकल नॉन एम्प्टी। तो आंसर तो बड़ा आ गया, और इसका रीज़न तुम्हें पता होगा कि भाई काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज़ कराऊंगी कि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, कि देखो सोचो x1 x2 x3 मेरे पास 3 वेरिएबल है, उनकी वैल्यू क्या आनी है, 7। मतलब ये मेरा टेबल है। ठीक है, टेबल, और उनमें 7 लोगों को बैठाना है। ठीक है, वैसे तो आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाता है कि भाई हो सकता है कि पहले टेबल पे कुछ लोग बैठे, दूसरे में कुछ और बैठे। जैसे यहाँ पर मान लो एक बंदा बैठ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और हो सकता है और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे काफ़ी। उन कॉम्बिनेशंस के लिए आपको सर्कुलर परम्यूटेशन करनी है, तो जो आंसर है वो बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड हो जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही है, आपको क्या सोचना है, बेसिक जो चीज़ है वो आपको सोचनी क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग एन पीपल अराउंड के आइडेंटिकल नॉन एम्प्टी सर्कुलर टेबल्स। बस इस बेसिक सी चीज़ को समझ गए तो इस टाइप का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड का स्ट्रेलिंग नंबर तो हमने कर लिया था, है ना। तो सेकंड काइंड का क्या है, ये थोड़ा सा ना मतलब स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड जैसा है, सिचुएशन अलग है। ठीक है, और इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो भी हम देखेंगे इसके बाद कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बीच का रिलेशन क्या है। एक ही रिलेशन है, इंपॉर्टेंट वाला बताऊंगा, उससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर देखो सेकंड काइंड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस से बहुत बाहर है, ये हमारे सिलेबस के काफ़ी हद तक अंदर है। देखो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक सी चीज़ है जो आपको इस नोटेशन के बारे में ध्यान रखनी है, वो क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन अ सेट ऑफ n labeled objects into k non-empty unlabeled subsets। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है, ठीक है, n k, ठीक है, n सबसेट k भी कह देते हैं इसको। तो ये क्या बता रहा है आपको कि n जो सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स होगा लेबल्ड, मतलब डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो लेबल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, डिस्टिंक्ट, ठीक है, कि मैं फ़र्क कर सकता हूँ उनमें। और अनलेबल्ड का मतलब क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल सबसेट्स, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब मैंने लेबलिंग नहीं करी है सबसेट्स की, ठीक है। तो के नॉन एम्प्टी, यहाँ पर फिर से नॉन एम्प्टी वाली बात आ जाती है कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज क्या है, देखो फर्स्ट काइंड वाले का ना कोई फॉर्मूला नहीं था, कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, उसमें सोचना पड़ रहा था, अलजेब्रा या तो यूज़ कर लो या फिर तुम देख लो, ठीक है, कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास आ गया फॉर्मूला, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके ये वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है। दोनों में से कोई भी याद कर लो। इसमें बस ये करा हुआ है कि ये जो कॉम्बिनेशन था इसको एक्सपैंड कर दिया और ये के फैक्टोरियल अंदर ला के कैंसिलेशन करी है, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले में से कोई भी याद कर लो, इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी लंबी है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना, बट हाँ इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है जिससे ऑब्वियसली हेल्प होती है। अगली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि देखो बेल नंबर क्या होता है। देखो बेल नंबर का मैं बिल्कुल भी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा ही नहीं। बेल नंबर बस इतना मान लो कि nth बेल नंबर जो होता है वो समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 से n के बराबर होता है यहाँ पर। क्लियर है, बेल नंबर ये चीज़ होती है, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने पास क्या आ गया, हाँ देखो अब थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे ना कि कैसे वर्क करता है ये। अच्छा एन सबसेट वन का मतलब क्या हुआ, एन सबसेट वन का मतलब हुआ कि भाई मेरे पास क्या है, एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स पड़े हैं, मुझे उनको एक ही सबसेट में डालना है। तो एक ही सबसेट में डालना है तो सारे डाल दो, एक ही वे है। क्लियर है। वैसे ही अगला देखो, अगला है मेरे पास कि भाई मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेट में, ठीक है, और उसको मुझे किस में डालना है, n सबसेट्स में डालना है। एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे करते करते मेरे पास कितने n सबसेट्स हैं। तो ऐसा करो भाई एक एक सब में डाल दो, है ना, तो उसका भी सिर्फ एक ही वे है। क्लियर है। अच्छा अगली चीज़ अपने पास क्या आ गई, n(n-1), ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली है NC2 ही आ रहा है, पिछले वाले से मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर रीज़न काफ़ी सिंपल है कि भाई मेरे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, मेरे पास कंटेनर मान लो, बॉक्स मान लो, सबसेट्स मान लो, अनलेबल्ड सबसेट्स मान लो, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कितने n-1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा एक ऑब्जेक्ट, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि एक में जाएंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि ये भाई कहाँ से निकल के आया, ठीक है, इसका एसेंस कहाँ है कि भाई दो एक में जाएंगे, ठीक है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल बहुत ही छोटी सी चीज़ कहता है, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास मान लो n-1 होल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो n-1 होल्स है और n पिजन्स हैं, तो मुझे हर एक में एक एक डालना है, तो मैं एक एक डाल दूंगा सब में। लेकिन मेरे पास लास्ट में क्या होगा, एक पिजन बचेगा जिसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा होल में। तो ऐसा होगा कंडीशन कि भाई एक ऐसा सबसेट होगा मेरे पास जिसमें दो पिजन्स होंगे। क्लियर है।
तो बस मुझे वही करना है कि भाई NC2 का मतलब क्या हो गया, मैंने दो ऐसे n में से चूज़ कर लिए जिनको एक ही सबसेट में जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर लास्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, n सबसेट 2। ठीक है, n सबसेट 2 इंटरेस्टिंग है। इस चीज़ को समझते हैं कैसे करा है n सबसेट 2। देखो n सबसेट 2 को हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई n मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मुझे किस में डालना है, दो सबसेट्स में। एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। इसका मान लो A1 नाम है, इसका मान लो A2 नाम है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है ना, तो मैं एक एक के पास जाके पूछूंगा, अच्छा तुझे कहाँ जाना है, दो चॉइसेस है तेरे पास। फिर अगले से पूछूंगा, अगले से पूछूंगा, ऐसे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, कि भाई मैंने हर एक ऑब्जेक्ट में से n में से पूछ लिया कि तेरे पास दो चॉइसेस है, या तो A1 में चले जा या A2 में चले जा। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करूँगा, 2। -2 क्यों, हो सकता है एक केस में A1 क्या हो जाए, एम्प्टी, है ना। एक वो केस होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स A2 में चले गए, और एक केस क्या होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स A1 में चले गए। क्लियर है? तो ये दो केसेस मैंने माइनस कर दिए। डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई A1 और A2 यहाँ पर अनलेबल्ड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम ऐसा समझ लो कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो A1 है कि A2 है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है, या फिर 6 एलिमेंट्स, मान लो इसमें 10 एलिमेंट्स थे, तो हो सकता है इसमें 4 हो, इसमें 6 हो, या फिर इसमें 6 हो, इसमें 4 हो। तो आप समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में से कौन से में 6 है, बस 6 है किसी में और दूसरे में 4 है, बस मुझे ज़्यादा नहीं पता। और इसीलिए हमने क्या करा, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई कितने जा रहे हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया क्योंकि डबलिंग हो रखी है यहाँ पर केसेस की। तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? ये थोड़े से आप याद कर सकते हो, देखो ये एक याद कर लो और एक ये याद कर लो। ठीक है, दूसरे वाले तो आसानी से लॉजिक से समझ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर दो बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये दो मॉडिफिकेशन समझ के आप लगभग 3 टाइप्स की जो आपकी P&C की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, P&C की प्रॉब्लम्स, उनको आप कवर कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या है, फॉर लेबल्ड सबसेट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो n सबसेट K पढ़ा है वो क्या बताता है, फिर से चलते डेफिनेशन पे, नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन अ सेट ऑफ n लेबल्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू K नॉन एम्प्टी अनलेबल्ड सबसेट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, लेबल्ड, सबसेट क्या है, अनलेबल्ड। लेकिन अगर तुम्हें सबसेट भी लेबल्ड के लिए फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल है भाई, K फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि तुमने n सबसेट K ये जितना हिस्सा करा है, इससे करके क्या करा तुमने, K सबसेट्स कर दिए। अब लेबल्ड का मतलब क्या है कि पहले को लेबल दे दो, पहले सेट को एक लेबल दे दो, दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो, ऐसे K सबसेट्स को क्या दे दो, लेबल दे दो। लेबल देना बहुत ही आसान है, परम्यूटेशन कर दो, सबसेट्स की लेबलिंग हो गई। बस K फैक्टोरियल वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर देखो मतलब क्या हुआ, n सबसेट K करके तुमने क्या करा, ये जैसे तुमने करा तो तुम्हारे पास ऐसे सबसेट्स बन गए। ठीक है, कितने सबसेट हैं ये, K, क्या हैं अभी, अनलेबल्ड। ठीक है, अनलेबल्ड है, इनको लेबलिंग करने के लिए क्या करोगे, परम्यूट कर दो। ठीक है, परम्यूट करोगे, K फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो परम्यूटेशन हो गई ये K फैक्टोरियल सबसेट्स की। और अच्छा, अब देखो अगर मान लो कि तुम्हें बोला जाए एम्प्टी सबसेट्स अलाउड है, फिर क्या करोगे। ठीक है, अब हम ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको कंफ्यूज मत करना पिछली वाली मॉडिफिकेशन से। इस मॉडिफिकेशन में बस मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एम्प्टी सबसेट्स अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेबल्ड है, और जो क्या कहते हैं मेरे पास सबसेट्स हैं वो अनलेबल्ड है।
और मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्टी है वो अलाउ हो, तो उसके लिए फॉर्मूला बताओ। उसके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी है, ये वाला। और इसका रीज़न भी बहुत आसान है। देखो, अगर मान लो कि एम्प्टी सेट अलाउड है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काफ़ी केसेस बनेंगे ना। हो सकता है भाई मेरे पास देखो के सेट बनाने हैं, ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास क्या बन गए, के सेट है, ठीक है, ये के सेट्स हैं। अब इनमें मैं चाहता हूँ कि भाई पहला केस क्या होगा कि मैं कोई एम्प्टी नहीं रखना चाहता भाई, ठीक है, कोई एम्प्टी नहीं रखना चाहता, मैंने सारे भरने हैं, तो उसका क्या आ जाएगा, एन के। क्लियर है। अच्छा, एक होगा कि भाई मैंने ना लास्ट वाला ना एम्प्टी रखना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट वाला बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना सबसेट क्या है, अनलेबल्ड है, ठीक है, मतलब मैं कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी एक मैंने सबसेट छोड़ दिया एम्प्टी, तो बाकी एन के -1 के लिए तो करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक केस तो एन सबसेट के वाला हो गया, प्लस एक तो होगा एन सबसेट के -1 वाला। वैसे ही मैं सोचूंगा एक और सबसेट छोड़ दो, एक और, वो भी तो केस हो सकता है, तो के -2। ऐसे ही करते 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 मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 0 तक, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है ये समेशन। तो थोड़ा सा लॉजिक ही है इसमें लगाना, और बाकी फॉर्मूले आपके पास बन जाएंगे। तो इससे हमने क्या करा, एक तो हम एन सबसेट के पढ़ ही रहे हैं ये वाला, एक केस ये हो गया, एक टाइप परम्यूटेशन। एक होगा कि भाई मान लो लेबल्ड हो जाए वो भी, तो उसके लिए के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एम्प्टी सेट हो गए तो समेशन कर देंगे। ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन करके हमने इसी चीज़ को कितना वाइडर रेंज में पॉसिबल कर दिया। अब हमारे पास बात आ जाती है रेकरेंस रिलेशन की, कि देखो अगर पिछले वाले काइंड का कोई रेकरेंस रिलेशन है तो इसका भी होना चाहिए। बिल्कुल है। देखो यहाँ पर n+1 के अपने पास क्या है, n+1 के अपने पास आ जाता है के टाइम्स n सबसेट के n-1 सबसेट k-1। तो ये रेकरेंस रिलेशन आपको बहुत ही देखा देखा लग रहा होगा। यहाँ पर अगर मेजर डिफरेंस की मैं बात करूँ, यहाँ पर k आ गया है और इसकी जगह अगर n रख दूँ मैं, ठीक है, तो वो कौन सा वाला बन जाएगा, जो पिछले फर्स्ट काइंड वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करके आप आराम से कर सकते हो। देखो अगर रेकरेंस रिलेशन है तो उसकी कुछ इनिशियल कंडीशंस भी होनी चाहिए। पिछले वाले में क्यों नहीं थी, पिछले वाले में भी लगभग सेम ही है, तो मैंने सोचा कि एक में लिख देता हूँ, उसमें से आप समझ लोगे। देखो इनिशियल कंडीशंस क्या होगी, एक तो ये, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। एक ये कुछ नई बात है नहीं भाई। देखो सबसे पहले तो भाई 0 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, n हमारे पास क्या है, सबसेट्स, तो मैं भर ही नहीं सकता सब में नॉन एम्प्टी, तो आंसर क्या आया, 0। n और 0 वाला आपको कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही बता दिया कि भाई अगर मेरे पास सबसेट ही नहीं है तो मैं किस में भरूँगा, ओके 0। अब यहाँ पर ना अगले पॉइंट पे चलने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद मैंने मिस करी है, ठीक है, एक चीज़ मिस करी है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है, कि अपने पास 0 और 0 अगर आ जाए उसका आंसर 1 आता है। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट काइंड की भी बात करूँ, यहीं पर 0 0 फर्स्ट काइंड के लिए भी 1 आता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसका आंसर क्यों 1 आता है, ये तो आप या तो ऐसे समझ लो कि बाय कन्वेंशन याद ही कर लो, या तो ऐसा समझो कुछ क्रेजी सा इसका वो आता है रीज़न, कि भाई देखो यहाँ पर अगर मैं ये सबसेट वाले की बात करूँ, देखो यहाँ पर क्या है, n मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 0 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 0 सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग ये होती है कि मेरे पास मैं इस टास्क को कैसे कर सकता हूँ, कि मैं कुछ ना करूँ, ठीक है, मैं कुछ ना करूँ, नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कोई और तरीका है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं यार कोई और तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है कि कुछ मत करो, बस वही आंसर है 1। ऐसी है इसकी रीजनिंग, थोड़ी अजीब सी है। और वैसे ही तुम अगर देखोगे इसका फर्स्ट काइंड वाले का, तो इसका क्या है कि n लोग हैं, मतलब 0 लोग हैं और 0 ही टेबल है। कैसे अरेंज करोगे, भाई सिंपल बात है, कुछ मत करो,
कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ मत करो। ठीक है, इसकी भी रीजनिंग यही है कि आप कुछ और कर सकते हो क्या, कोई और तरीका है? नहीं, एक ही काम करो, कुछ मत करो, बस 1। ठीक है, तो या तो मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप याद कर लो, एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी वियर्ड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से याद नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको वैसे ही याद कर लो। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी पुट 7 डिस्टिंक्ट बॉल्स इन 5 आइडेंटिकल बॉक्सेस विद नो बॉक्स बीइंग एम्प्टी? सिंपल सा आंसर भाई, 7 सबसेट 5। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? सीधा आंसर है इसका 7 सबसेट 5। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? या तो आप रेकरेंस रिलेशन से कर लो। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला, ये रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे सॉल्व कर लो। जो मर्ज़ी तरीका है आप लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। ठीक है, आप सोचो इसके ऊपर। ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है एक और, कि इन हाउ मैनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 टीम्स। यहाँ पर अब हमें ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए और बी वाले पार्ट्स में हमने बताया हुआ है कि टीम्स आर लेबल्ड, टीम्स आर अनलेबल्ड, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स का देखो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो स्टूडेंट्स हैं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। अब वो आइडेंटिकल तो नहीं होंगे ना एक दूसरे के। ठीक है, वो ट्विंस वाला केस छोड़ो, नॉर्मल बात करते हैं। आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होता है, हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। बस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट, जो कि डिस्टिंक्ट है। और टीम्स जो है उसके हमारे लिए ऑप्शंस में है कि एक तो लेबल्ड मान लो, अनलेबल्ड मान लो, और एक में लेबल्ड मान लो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अनलेबल्ड में क्या हो जाएगा, अनलेबल्ड में क्या होगा, देखो अनलेबल्ड तो सीधा आ गया भाई 8 सबसेट 4। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डाउट तो। अच्छा, लेबल्ड में क्या करेंगे भाई, भाई 8 4। ठीक है, ये कर दिया, अब आगे मल्टीप्लाई कर दो 4 फैक्टोरियल की, भाई वो जो के सबसेट्स थे उनको अरेंज कर दिया तो लेबलिंग हो गई, बस सिंपल। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया। ये जो तीसरी वाली मॉडिफिकेशन थी समेशन वाली, इसका मैंने एग्जांपल नहीं लिया, बट आप समझ गए होगे इसका एम्प्टी सेट वाले का क्या सीन होता है कि एक आप छोड़ दो और फिर k-1 का देखो, फिर एक और सबसेट छोड़ दो, फिर k-2 का देखो, फिर ऐसे छोड़ते 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 आपके पास लास्ट में 0 बचेगा, मतलब आपने सारे छोड़ दिए। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाता है। अच्छा, आप ये भी सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पर 0 तक का क्यों ले रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने ये बताया एक्सेप्शन टाइप कि भाई 0 सबसेट 0 1 होता है, तो इसीलिए इस फॉर्मूले में i = 0 इम्पॉर्टेंट है, इधर से ही शुरू करना है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी हमारा जो सेकंड काइंड का स्ट्रेलिंग नंबर है वो कवर हो चुका है, इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बिनेटोरिक्स में इतना ही है पार्ट इसका, इसके थोड़े बहुत वो हो जाता है एडवांस्ड तरीके, बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है। इससे अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो आप इसके एडवांस वर्जन अगर आपको मन करे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो हेलो गाइस, तो अब हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन बोथ काइंड्स ऑफ स्ट्रेलिंग नंबर्स। ठीक है, तो पहले काइंड के स्ट्रेलिंग नंबर का आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर कॉलम्स हैं उनमें k की वैल्यूज़ हैं और रोज़ में n की वैल्यूज़ हैं, और जो मिसिंग वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिख रही हैं उनकी वैल्यू असल में 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 आनी है वैल्यूज़, और ये पूरा ही 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू ग्रेटर देन n है। क्लियर है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है,
यहाँ पर भी अगर आप देखो के हमारे कॉलम्स हैं, एन हमारी रोज़ हैं, और यहाँ पर भी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर देन एन है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि दोनों के जो टेबल बन रहे हैं वो दोनों टेबल्स क्या हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। क्लियर है? दोनों ही, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था रिलेशन, ठीक है, कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर नोट करो रिलेशन क्या है, कि मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अगर मैं ये स्मॉल एस किसका है, जो हमारा फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड का अगर मैं इन्वर्स निकालूँ तो सेकंड काइंड की मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो मैं क्या करता हूँ कि 3/3 की मैट्रिसेस उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये स्मॉल एस मैं फर्स्ट काइंड की मान रहा हूँ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, स्मॉल एस लिख देता हूँ। तो 3/3 की उठा रहा हो तो आराम से पता लग जाएगा। 0 1 0 नहीं, यहाँ पर 1 आना है, 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर साइन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये अनसाइंड का टेबल है। जो फर्स्ट काइंड में होता है ना अनसाइंड स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो इसमें मेरे को साइन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? साइन कैसे आता है, -1 की पावर n माइनस के से। ठीक है, अब n की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वाले में n की वैल्यू क्या है 0, k की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 1 ही रहेगा। फिर अगला वाला चेंज हो जाएगा साइन, अगले वाले का सेम रहेगा साइन। तो यहाँ से मुझे पैटर्न पता लग गया किसका प्लस माइनस चेंज करना है, तो यहाँ पर मुझे पता लगा बस इसको -1 करना है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आना है, -0 माइनस। ठीक है, इनका साइन चेंज हो जाएगा, आपको पता है क्यों, -1 की पावर n माइनस के मल्टीप्लाई कर दो। और जो कैपिटल एस है मैट्रिक्स, वो हमारे पास आपने टेबल से देख ली होगी, 3/3 की कौन सी बनेगी, 1 0 0 0 1 0 0 1 1। इसमें साइन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हमें साइन चेंज करना पड़ा पहले वाले में। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स सी, हमारे पास आती नहीं की, तो 1 0 0 0 1 0 0 -1 1। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर रो बाय कॉलम वाला सिंपल लगाएंगे फंडा, और अपने पास यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बनेगा -1 + 1 0, और यहाँ पर 1। तो ये बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स है। ऐसे ही ये ट्रू है हर एक ऑर्डर के लिए, पर सेम लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वर्स है एक दूसरे के। तो n/n ऑर्डर किसी का भी ले सकते हो आप, ठीक है, और वो दूसरा वाला उसका इन्वर्स होगा। यही इन दोनों के बीच का रिलेशन है, जिसको मैंने आपको दिखा दिया आराम से 3/3 के लिए, 4/4 के लिए भी वैलिड है, 5/5 के लिए भी वैलिड है, ऐसे ही बहुत के लिए वैलिड है। तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं स्ट्रेलिंग नंबर्स को। स्ट्रेलिंग नंबर्स में लगभग इतना ही है जितना हमारे सिलेबस के आसपास का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के आसपास का है, बस इतना ही है, और इतना ही हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बस आप मॉडिफिकेशंस कर करके क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है।